सो हम लोग सीखे थे भैया था लास्ट क्लास में कि जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है, इसीलिए उसको ड्रॉवर या फिर मेकर बोलते हैं। जो बायर होता है वो बिल एक्सेप्ट करता है, बोलता है हाँ हम पे करेंगे, तो उसको एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेलर को मन नहीं है पैसा लेने का, सेलर चाहता है कि ये पैसा किसी और को दे, कोई भी रीजन से, वट एवर द रीजन में भी, तब सेलर इसको इंडोर्स करता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। जब पेमेंट किसी और को मिले, जो इंडोर्स करेगा उसको बोलेंगे इंडोर्सर, जिसको इंडोर्स किया जाएगा उसको बोलेंगे इंडोर्स। ठीक है भैया, यहां तक तो क्लियर है। आगे मानो हम किसी को इंडोर्स किया और पेमेंट उसको मिल रहा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पेई। ठीक है, जिसको पेमेंट मिलता है, द वन हु रिसीव्स द पेमेंट कौन होते हैं? पेई होते हैं भैया। द वन हु मेक्स द पेमेंट कौन होता है? एक्सेप्टर होता है भैया। ठीक है, एंड द वन हु ड्रॉज द बिल कौन होता है? ड्रॉवर होता है। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग बुक से पढ़ते हैं। ड्रॉवर कौन? जो बनाता है, हाईलाइट कर दो, मेकर जो बनाता है। ड्रॉई कौन? जिसके नाम पे बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है कि तुम पेमेंट करोगे। ओके। एक्सेप्टर कौन? जब ड्रॉई अपना हामी भरे, मंजूरी दे कि हाँ भाई हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, साइन कर दिया, उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। पेई कौन? जिसको पेमेंट मिलेगा। हो सकता है ड्रॉवर हो सकता है जिसको इंडोर्स कर रहे हैं वो इंडोर्सी हो। ये सब टर्म्स तो भैया क्लियर है, इंडोर्सर भी क्लियर है, इंडोर्सी भी क्लियर है। इंडोर्सर जो बिल इंडोर्स करता है, इंडोर्सी जिसको बिल इंडोर्स किया जाता है। व्हेन आई से बिल, आई मीन ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट बी चेक या फिर प्रॉमिसरी या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ये सब तो हम लोग सीख गए। अब थोड़ा एडवांस टॉपिक में जाते हैं। ये ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड क्या होता है भैया? ध्यान से सुनना। द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द बिल or on any endorsement thereof in addition to the name of drawee who should be resorted to in case of need। मानो हमको पेमेंट चाहिए, ठीक है, ड्रॉई पेमेंट करेगा, जिसके नाम पे ड्रॉ हो रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट, तो भैया वही करेगा। कभी कभी होता है कि वो बंदा से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर वो बंदा खुद बोल दिया कि यार 3 महीना बाद शायद हम अवेलेबल ना हो, तो वो क्या करता है, एक और नाम सजेस्ट करता है कि अगर हमसे पेमेंट नहीं ले पाओगे तो पेमेंट इससे ले लेना, अगर तुम मेरे से पेमेंट नहीं ले पाओगे तो पेमेंट इससे ले लेना। मानिए भैया हम किसी और बंदे का नाम दिए, मानिए मिस्टर एक्स की पेमेंट तुम अगर मेरे से नहीं ले पाएगा तो मिस्टर एक्स दे देगा, तो उसका भी तो हमको साइन का जरूरत होगा। बिल्कुल होगा। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर तुम हमसे पेमेंट नहीं ले पा रहा है, इससे ले लेना, इसका साइन भी वो करवाना पड़ेगा वहां पर। ओके, where a drawee in case of need is named in a bill of exchange or on any endorsement thereon, the bills of exchange is not dishonored। कब तक डिसऑनर नहीं होता? हम पेमेंट नहीं कर पाए डिसऑनर हो जाएगा? नहीं भैया, आप नहीं कर पाए, हम मिस्टर एक्स के पास जाएंगे कि भाई तुम पेमेंट कर दो, तुम साइन किया था याद है। मिस्टर एक्स भी पेमेंट नहीं कर पाया, तब हम उसको डिसऑनर बोलेंगे। देखो, आई एम अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग। यहाँ बायर है, बायर बोला अगर हम पेमेंट नहीं दे पाए तो तुम मिस्टर एक्स से लेना। हम सेलर है, हम बायर पास गए, बोले बायर बायर पेमेंट दो ना। बायर बोला पैसा तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स के पास जाएंगे, बोलेंगे पेमेंट दो ना, ये भी बोला पैसा तो नहीं है। अब डिसऑनर हुआ। पहला स्टेज ये था, पहला स्टेज ये है, दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज के बाद डिसऑनर हुआ। इसे क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है फटाफट यो करो तो चैट में, क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल शिवम, एकदम सही पकड़ रहा है तुम। नेहा एक बार अनम्यूट कर। नेहा, कैन यू हियर मी?
देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। श्रुति कोई डाउट है तेरे को? अनम्यूट हो गया। ओके नहीं भैया। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है भैया कि ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, मतलब अगर हमसे पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम किसी और का नाम भी वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर में। ये एक नया टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है। इसका मतलब पर्सन एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हिच हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर or of any one of endorser. Acceptor for honors must specify as to whose honor is accepting the bill, otherwise it shall be deemed to be made for the honor of the drawer. ये acceptor to honor कौन होता है? अक्सर क्या होता है, तुम सेलर है, हम बायर, तुम हमको बिल बना के दिया, हम एक्सेप्ट किए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे और ड्रॉअर को पेमेंट का जरूरत है, या फिर जो भी ड्रॉअर किसी को इंडोर्स किया उसको पेमेंट का जरूरत है और हम जान रहे कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेरे पास आएगा बिल तो डिसऑनर होगा। इस केस में अगर जरूरत पड़ता तो मिस्टर एक्स के पास तुम जाता, बट इस केस में जरूरत पड़ने का बात ही नहीं है। आई एम श्योर कि आई वोंट बी एबल टू पे, और मेरे बदले में कोई और गारंटी दे रहा है कि भाई ड्रॉअर को हम पे कर देंगे। यहाँ पे क्या था, नीड, जरूरत, और यहाँ पे इज्जत, भैया हम नहीं पे कर पाएंगे, मेरा इज्जत बचा दो। तो वो बोला ठीक है, हम ड्रॉवर को पे कर देंगे, हम ड्रॉवर का तुम्हारे इज्जत के लिए ड्रॉवर को पे करने के लिए तैयार है। अगर मानो ये क्या होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर में, मानो मेरा पेमेंट को लेके जो हिस्ट्री है वो खराब है, ठीक है, हम जल्दी पेमेंट नहीं देते, तो हम किसी से भी उधार सामान लेने जाएंगे तो वो नहीं देना चाहेगा उधार, यार इससे तो पेमेंट नहीं मिलता है। तब हम लेके जाएंगे मिस्टर एच को, बोलेंगे भाई तुम चल, उसका काफी अच्छा इमेज है, वो सब पेमेंट वगैरह दे सकता है। जब वो मेरे साथ साइन करेगा ना पेमेंट को लेकर, गारंटी को देकर, तो सेलर को एक सिक्योरिटी मिलेगा, वो चिंता फ्री हो जाएगा कि भाई क्या दिक्कत है, बिना से पेमेंट नहीं मिलेगा तो मिस्टर एक्स तो है ही। दिस इज एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर। ऊपर में पहला केस में भैया जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, इसमें भैया अपना इज्जत बचाने के लिए किसी को लेकर जा रहे हैं, मेरा चांसेस ज्यादातर यही है कि हम नहीं कर पाएंगे। ओके, बेटर सिक्योरिटी के लिए किसमें लेकर जाएंगे, एक्सेप्टर फॉर ऑनर में। जरूरत के लिए किसको लेकर जाएंगे, कौन सा टॉपिक होगा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ठीक है भैया, अब आते हैं होल्डर में। होल्डर कौन होता है, एनी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर। मेरे हाथ में एक चेक है, हम डायरेक्टली मिस्टर ए से लिए, हम उसके होल्डर है। अगर हमसे वो खोया, हमसे वो जल गया, फट गया, कुछ भी हुआ, तो वो मेरा गलती है ना भाई, आगे वाले का गलती नहीं। ये होता है होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, हम मिस्टर ए से चेक लिए, हमको किसी और को पेमेंट करना था, हम कैश नहीं दे रहे, वही वाला चेक दे दे रहे हैं, हम ओरिजिनल थे ना, हम होल्डर। वो मेरे बाद लिया ना, इंडोर्स हुआ है ना उसको, वो होल्डर इन ड्यू। अगेन हम लोग पहले भी पढ़े, कंसिडरेशन के लिए, मैच्योरिटी के लिए, बिना कोई नोटिस अगर डिफेक्टेड टाइटल ऑफ ट्रांसफर में, तो उस टाइम पे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। ठीक है, एक सेकेंड, आकाश भी आएंगे। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स तुम लोगों को क्लियर है, यो करो। सर बिल का जो फर्स्ट होल्डर होगा उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बोलेंगे? नहीं, उसको होल्डर बोलेंगे, वो ओरिजिनल है ना तो उसको होल्डर बोलेंगे। ओके सर। ओके, अच्छा श्रुति मेरे से पूछी थी भैया सुप्रा प्रोटेस्ट मतलब, देखो सुप्रा प्रोटेस्ट ना एक लीगल लैंग्वेज होता है, ठीक है, कैसे समझाएं, मतलब अगर हम पहले कोई बात बोले हैं तो उससे रिलेशन बनाने के लिए सुप्रा प्रोटेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे पहले बोला गया था ना ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड, तो इस बात से रिलेशन बनाने को हम लोग बोलेंगे सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर। सिंपल है, ये एक लीगल लैंग्वेज है,
ठीक है, बात को लिंक बैठाने के लिए ऐसा कुछ बोला जाता है। ओके, इन सबको क्लियर है? गुड। अब सवाल आता है भैया कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसका कोई कंडीशन है कि ये बंदा ही पार्टी हो सकता है या फिर ये पार्टी नहीं हो सकता है? बिल्कुल है। लेट मी टेल यू हाउ। कौन कौन कंपीटेंट होता है, कौन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, ये सारा चीज हम लोग सीखते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं माइनर के बारे में। क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं भैया। तो क्या वो बोल सकता है कि हम पेमेंट करेंगे? नहीं भैया। मानो ए 21 ईयर्स का है, ओके भैया ठीक है। बी 17 ईयर्स, ए बी को कोई सामान बेचा और बी चेक दे रहा है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं भैया, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ये 17 साल का है। लेकिन बी के साथ एक गारंटर है सी, या फिर बी बस एक पार्टी है, बी बस साथ में है सी के, पेमेंट सी बोल रहा है हम दे देंगे, सी 23 साल का है, तो ये तो मेजर है। बी का सिर्फ प्रेजेंस अलाउड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो प्रेजेंट हो सकता है, बेनिफिट मिल रहा है, ले सकता है, लेकिन पेमेंट वो अपना खुद के जिम्मेदारी पे नहीं दे सकता। अगर ए मानो बी को सामान बेचा, बी एक माइनर है, फिर भी ये लोग दोनों डीलिंग कर लिया, तो अब क्या होगा भैया? अगर कल को ए को पेमेंट नहीं मिलता है, ये कैसे केस करेगा बी के ऊपर? क्यों? बी तो माइनर है, माइनर के ऊपर केस होता है? नहीं, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। अच्छा भैया, ये बात तो सही है, यानी कि बी का प्रेजेंस अलाउड है, बी किसी और के साथ खड़ा है, काम वाम हो रहा है, वो भी हामी भर रहा है, ठीक है, बट वो अकेले एज अ माइनर या फिर 3-4 माइनर मिलकर हामी भर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। देखो, अ माइनर पर्सन इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी नहीं हो सकता, लेकिन मेयर प्रेजेंस अलाउड है। अगर सिर्फ प्रेजेंट है, खड़ा है वहां पे, हामी भर रहा है, इट डजंट मीन कि उसको हम लोग, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कर दें। वो ड्रॉ कर सकता है, वो इंडोर्स कर सकता है, वो डिलीवर कर सकता है, वो नेगोशिएट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, बस वो खुद को बाइंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली हम लोग समझते हैं, राम इज अ मेजर, ये 18 साल के ऊपर का है, वो पेमेंट किया मोहन को, ये भी 18 साल के ऊपर का है, ये पेमेंट किया राजू को जो कि 17 साल का, तो ये इंडोर्स हो रहा है, इंडोर्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राजू इंडोर्स किया विजय को, ये मेजर है, समझो, मेजर मेजर, अब राजू कौन है? माइनर, विजय कौन है? मेजर। सवाल उठता भैया, क्या विजय को पेमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, हम लोग यहाँ पे पढ़े कि हम लोग इंडोर्स कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं इंडोर्स करने से। हाँ, कल को अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो विजय के पास ये हक नहीं है कि वो राजू पे केस करे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक माइनर है। हाँ, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट राम, लॉ नहीं रोक रहा है, उसके लिए लॉ एक प्रोविजन बनाया जो कि अलग टॉपिक घुस जाएंगे हम लोग, बट क्या राजू पे केस होगा? कभी नहीं, किसी माइनर पे कभी भी केस नहीं हो सकता है। क्रिमिनल बेसिस पे केस होना अलग बात है, बाकी उसके अलावा केसेस नहीं हो सकता है। देखो, ए बी सी, सी एक माइनर है, ए बी एक मेजर नहीं, ए बी सी तीनों मेजर है, ए बी सी अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी, सीज इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी डिड नॉट रिजल्ट। हाँ, अभी ये देखो क्या हो रहा है, ए है, बी है, सी है। ए बी जो है 19 साल का, लेकिन सी 17 साल का है। मेजर कौन है भैया? ए और बी है। माइनर कौन है भैया? सी। ये लोग तीनों मिलके बोला हम लोग पी को पेमेंट देंगे, कल को पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये लोग तो जॉइंट प्रॉमिसर है ना, जॉइंट प्रॉमिस का केस है ना, ए प्लस बी प्लस सी, पी सी से पैसा नहीं मांग सकता है, इनफैक्ट ए और बी भी सी से पैसा नहीं मांग सकता, इसका होना ना होना एक ही बात है।
माइनर का होना ना होना एक ही बात, कोई बेनिफिट होगा माइनर ले सकता है, कुछ चिंता होगा माइनर चुपचाप साइड घिसक लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा भैया, क्या एक कॉर्पोरेशन, सिंपल वर्ड में, क्या एक कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें क्या लिखा रहता है सारा, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब किस में होता है? ओआ में होता है भैया। अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखा हुआ है कि हाँ तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लेन देन कर सकते हैं, तो कर सकता है भैया। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो एक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स, उसके औकात के बाहर का, और वो अलाउड नहीं है। ठीक है भैया, अगर कंपनी के ओआ में लिखा हुआ है गुड, नहीं लिखा हुआ है अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाएगा। माइनर का प्रेजेंस होना ना होना एक ही बात है, वो बेनिफिट उठा सकता है नेगोशिएबल से, बट लायबल कभी नहीं होगा। ये दो बात तो हम लोग सीख लिए। एजेंट का क्या सीन है भैया? सेक्शन नंबर 27 बोलता है कि अगर एजेंट को प्रिंसिपल हक दे रहा है, पावर दे रहा है, ऑथराइजेशन दे रहा है कि एजेंट तुम चाहो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना मेरे फर्म के नाम पे, तुम चाहो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करना लेकिन मेरे फर्म के नाम पे, तो वो अलाउड है। बट अगर उसको ऑथराइजेशन नहीं है इस चीज का, तो वो नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में एजेंट में हम लोग, एजेंट नाम सुनते किसका याद आता है? जेठालाल का, बागा का। बागा जेठालाल का स्टाफ है, जेठालाल का एजेंट है। बागा को बोला जेठालाल की सुनो, कोई भी चेक पेमेंट करेगा तुम नहीं लेगा। बागा सुना था, कोई चेक पेमेंट किया, वो ले लिया। अब कल को क्या हुआ, चेक का पेमेंट मिल नहीं रहा जेठालाल को। जेठालाल किससे पैसा मांगेगा? बागा से मांगेगा। बागा बोला सर हम आपके एजेंट हैं, हम तो आपके बदले में एक्सेप्ट किए थे, मेरा क्या गलती? तब जेठालाल बोलेगा क्या हम तुमको ऑथराइजेशन दिए थे? क्या हम तुमको क्लियरली मना किए थे ना कि एक्सेप्ट नहीं करना है? क्यों किया? तुम लायबल है, हम, यू आर पर्सनली लायबल टू मी नाउ। अगर वो ऑथराइजेशन दे देता, बोलता बागा कोई चेक दे, प्रोमिसरी नोट दे, मस्त लेना, चिंता फ्री होके लेना, कोई दिक्कत नहीं। बागा चेक ले लिया, कल को पेमेंट नहीं मिल रहा है, डिसऑनर हो गया चेक, तब जेठालाल बागा से नहीं मांग सकता, तब बागा पर्सनली लायबल नहीं है। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, जेठालाल कहीं से माल मंगवाया, क्रेडिटर से अपना होलसेल से माल मंगाया, फ्रिज व्रिज मंगा के रख लिया, पेमेंट करने का टाइम आया, जेठालाल दुकान में नहीं था, बागा बोला लाओ हम प्रोमिसरी नोट से पेमेंट कर देते। क्या हुआ, जेठालाल बागा को मना करके रखा था कि बागा तुम अपने फर्म का नाम से प्रोमिसरी नोट इशू मत करना, फिर भी वो किया। अभी कौन लायबल होगा, बागा या फिर फर्म? बागा के लिए बी लिखो, फर्म के लिए एफ लिखो, बताओ। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, किसी को नहीं समझ में आया तो, जेठालाल बागा को मना किया था कि तुम किसी को चेक से पेमेंट नहीं करेगा, बागा फिर भी चेक से पेमेंट किया। अब लायबल कौन है, बागा या फिर फर्म? ओके ठीक है, एक जवाब आया, बाकी लोग का जवाब वेरी ओके, किरण का भी जवाब आया, शिवम का जवाब आया, गुड गुड रिदम। सीए का बच्चा लोग जवाब दे रहा है, सीएमए वाला कहाँ है? तुम लोग भी जवाब दो, गुड राखी, वेरी गुड इनकी। सबको क्लियर है भैया कि बागा पर्सनली लायबल होगा, क्यों? उसको ऑथराइजेशन नहीं मिला था। चलो तुम लोग को ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, गुड। अच्छा मानो जेठालाल बागा को बोला कि तुम चेक वगैरह मस्त साइन करके दे देना, ऑफिस का स्टैंप मारना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंप मारना, और बागा गधा है, वो क्या किया, अपना खुद का साइन कर दिया, फर्म का नाम से साइन नहीं किया, फर्म का स्टैंप मारा नहीं। कल को पेमेंट जो है वो किससे मांगा जाएगा, बागा से या फिर फर्म से? साइन बागा का है, पेमेंट किससे मांगेंगे, बागा के लिए बी, फर्म के लिए एफ। वेरी गुड भैया, साइन बागा का है, वो तो फर्म का स्टैंप मारा नहीं, तो अब वो पर्सनली लायबल होगा। मेरा वर्ड ध्यान से सुनो, पर्सनली लायबल होगा, ठीक है। एजेंट को क्लियर करना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो तो खाली रिप्रेजेंट कर रहा है अपना फर्म को, और वो साइन भी उसी हक से कर रहा है। खुद का साइन करेगा पर्सनल लायबिलिटी आएगा, फर्म का साइन करेगा बच जाएगा। देखो एग्जांपल 1, एबीसी लिमिटेड का मैनेजर है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया,
और एज अ मैनेजर ही अपना ही साइन मार दिया, तो अब वो चिंता में पड़ गया कि भाई उसमें तो मेरा साइन है, पैसा हमसे मांगेगा। अगर वो फर्म का साइन मारता, फर्म का स्टैंप मारता, तो क्या वो पर्सनली लायबल होता? नहीं भैया। भैया हम लोग को क्लियर हो गया, माइनर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट होगा माइनर को मिलेगा, लाइबिलिटी माइनर को मिलेगा नहीं, चिंता नहीं है उसको कोई भी। कॉर्पोरेशन में भैया सीधे उसका ओआ देखेंगे, उसमें वो ऑथराइज्ड है तो गुड, ऑथराइज नहीं है तो ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, अलाउड नहीं है। एजेंट भैया हम लोग समझ गए कि एजेंट को ऑथराइजेशन का खेल है, अगर एजेंट को पावर मिला है साइन करने का वो कर सकता है। साइन भी वो अपना नाम पे नहीं करेगा, फर्म का नाम पे करेगा, फर्म का स्टैम्प डालेगा। अपना नाम पे अगर साइन कर दिया वो खुद लायबल होगा। अगर उसको ऑथराइजेशन नहीं मिला है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी करेगा वो पर्सनली लायबल होगा। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा भैया? अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो मानो ए है, इसका छोटा सा बेटा है बी, ए चल बसा, ए का सारा प्रॉपर्टी बी के पास आ गया। ए का लाइबिलिटी जो है वो मानो 30 लाख का था, एसेट जो है वो मानो 25 लाख का था। सवाल उठता है क्या बी 5 लाख अपना जेब से देगा? नहीं भैया। अगर बी मेजर भी हो, हम तो माइनर बोले, अगर वो मेजर भी हो वो कितना देगा? एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। बी को जितना मिला है अपने पिताजी से, वो सिर्फ और सिर्फ उतना देगा, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं तो फटाफट लो मैसेज करो। गुड, वेरी गुड भैया, बहुत कुछ हम लोग सीख गए, हम लोग को समझ में आ गया नेगोशिएबल में पार्टीज कौन कौन होते हैं, एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर क्या होता है, इन केस ऑफ नीड ड्रॉई कौन होता है। अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन जानना चाहते हैं। आप तब से 3 नाम ले रहे हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सबका मतलब क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं, अंतर क्या है ये सब में, अलग अलग नाम मिला क्यों है? तो सबसे पहले हम तुम लोग को प्रोमिसरी नोट के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है हर किसी के लिए, सेक्शन 4। आई एम रिपीटिंग अगेन, तुम लोग इंटर में जाते के साथ इसको पढ़ेगा, सेम चीज है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है वहां पे, ठीक है, सीए वाला के लिए। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होता है, राइटिंग में होता है। तुम लोग देखना, कोई नॉर्मल नोट लेना 10 रुपया या 20 रुपया का, वहां पे भी तुम लोग देखेगा कि एक छोटा सा वर्ड में लिखा हुआ, लेट मी शो यू। इंडियन नोट, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज प्रॉमिस टू पे द बियरर रुपीज इतना, जो भी है। ये देखो, ये सब जो लिखा रहता है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली लिखता है प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी कि जिसके भी हाथ में, यस शिवम, जिसके भी हाथ में ये नोट है हम उसको इतना का पेमेंट करते हैं, वो भी एक प्रॉमिसरी नोट होता है। बट क्या वो प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है? नहीं, क्लियर बोला, बैंक नोट, करेंसी नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नहीं यूज करेंगे, ये अलग है। इसमें हम क्लियरली लिखेंगे आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए रुपीज इतना ऑन दिस डे, समझा? ये प्रॉपर लिखा रहता है। बैंक नोट, करेंसी नोट को प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। कोई कंडीशन रख दिया, क्या वो प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा? नहीं। मतलब आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए रुपीज इतना इफ आरसीबी विंस आईपीएल, तो ये अनकंडीशनल है।
ये कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशन रख दिया तो ये प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आएगा। कौन कौन साइन करता है भैया? मेकर साइन करता है कि हाँ भाई हम इतना का पेमेंट तुमको देंगे। जिसका भी हाथ में वो प्रॉमिसरी नोट रहेगा मेकर को पेमेंट देना होगा। यहाँ पे दो पार्टी, मेकर जो पेमेंट देगा, जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है कि हाँ भैया हम तुमको पेमेंट देंगे, और पेई जिसको पेमेंट मिलेगा। देखो कुछ ऐसा सीन होता है, ए अपना दुकान में बैठा हुआ था, बी आया, ए का दोस्त था, बोला भाई मेरे को तुम 3 लाख का माल दो। ए बोला ठीक है दे देंगे। बी बोला लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ए बोला तुम हमको प्रॉमिसरी नोट दो। तो बी एक पेपर लेगा और उसमें लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹3 लाख। हो सकता है डेट भी स्पेसिफाई कर दे। ये लिखकर ऐसे साइन करके ये ए को दे देगा। अब ए इसको ले जाएगा और पैसा निकालेगा। पेमेंट किसको मिला? ए को, तो भैया ए हुआ पेई, ठीक है। और बी क्या हुआ? बी, भैया बी आपका है मेकर, क्योंकि वो बिल बना रहा है। तो बिल कौन बनाता है? भैया बायर बनाता है। पेमेंट किसको मिलता है? भैया सेलर को मिलता है। सिंपल। बनाएगा कौन? भैया बायर। मिलेगा किसको पेमेंट? भैया सेलर। हो सकता है इंडोर्स हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में, रिक्विजिट्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहला बात हम लोग प्रॉमिसरी नोट में क्या सीखे भैया? हम लोग सीखे कि वो राइटिंग में होगा, ओरल नहीं हो सकता। कैन अ प्रॉमिसरी नोट बी ओरल? नो। ओके, अच्छा। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? वादा कि हम पेमेंट देंगे, लिख रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुमको पेमेंट देंगे। कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, और अंडरटेकिंग टू पे होना चाहिए, वादा होना चाहिए कि हम तुमको पेमेंट देंगे। साइन किसका जरूरी है? मेकर का जरूरी है। और तो और उसमें कितना अमाउंट पे करेंगे वो लिखना जरूरी है, सर्टेन अमाउंट। ऐसे लिख रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए समथिंग अराउंड ₹500, नहीं अलाउड है। सर्टेन 550 देगा, 555 देगा, लिखूं वहां पर, ठीक है, ओके। अच्छा, मनी ही पे हो सकता है। हम प्रॉमिसरी नोट में बोल रहे कि हम तुमको पेमेंट के तौर पे iPhone 11 देंगे, नॉट अलाउड। मनी का पेमेंट है तब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आएगा, उसके अलावा बाहर फेंक दो, इस एक्ट के तहत तो वो नहीं आएगा। मेकर पे ही सर्टेन होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। पेमेंट जो कर रहा है उसका साइन है, वो सर्टेन है भैया। पेमेंट जिसको कर रहे हैं उसका नाम वहां पे लिखना जरूरी है। अच्छा, स्टैंपिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत, कौन सा एक्ट का नंबर क्या है? 1899, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत स्टैंप होना जरूरी है। अगर प्रॉमिसरी नोट स्टैंप नहीं है तो भैया उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। ये बात इंडियन स्टैंप एक्ट में लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट है, स्टैंप कराओ, स्टैंप नहीं है घर ले जाओ, कोर्ट उसको मंजूरी नहीं देगा। उसमें एक डेट होना भी जरूरी है। डेट के टाइम कभी कभी क्या होता है ना, एक पीरियड दे देता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट डेट होना इज प्रेफरेबल। लिमिटेशन क्या है भैया प्रॉमिसरी नोट का? 3 इयर्स। अगर एक प्रॉमिसरी नोट है, वो एग्जीक्यूट हुआ, उसका पेमेंट नहीं मिला, तुम उसके एग्जीक्यूशन के डेट से, उसके एग्जीक्यूशन या फिर एक्नॉलेजमेंट के डेट से, मानो आज बना, तो आज से 3 साल तक तुम उस पर कभी भी केस कर सकते हो। एक बार 3 साल पार हो गया फिर केस नहीं कर सकते। वी आर रिपीटिंग एवरीथिंग वंस अगेन, ओके। एक सेकंड को, ठीक है, एक बार फिर से। प्रॉमिसरी नोट भैया रिटर्न में होता है, उसमें एक अंडरटेकिंग होता है कि भाई हम पेमेंट करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। मेकर साइन करता है, कितना का पेमेंट कर रहा है लिख देगा, पैसा में पेमेंट होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं है। मेकर और पेई दोनों सर्टेन इंसान है, आदमी है जो एग्जिस्ट करते हैं, फिक्टिशियस नहीं है। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर थप्पा लगना, स्टैंप होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में कभी भी ये एविडेंस के तौर पे पेश नहीं हो सकता। इसमें एक डेट होना जरूरी है,
लिमिटेशन पीरियड 3 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। पूरा बात क्लियर है? जो कर दो फटाक से, फटाफट फटाफट। अंजलि डाउट है, क्या डाउट है अंजलि, पूछ। जिसको क्लियर है यो करो, जिसको क्लियर नहीं है पूछो क्या डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, टाइम है अपने पास। लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि तुम लोग यो भी मैसेज नहीं कर रहे। ओके, आकाश को क्लियर है, श्रुति को क्लियर है, किरण को क्लियर है, रिदम को क्लियर है। गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। हमको तुम लोग बताएगा यस या नो में, अगर यस है तो वाई लिख के भेजेगा और नो है तो एन लिख के भेजेगा। तुम लोग को हम एक लाइन बताएंगे, हमको ये बताना क्या ये प्रॉमिसरी नोट है। पहला, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? यस तो वाई लिखो और नो तो एन लिखो। ओके, सब कोई नो बोल रहा है। मेरे को तुम लोग कोई रीजन बता सकता है? एनीबडी कोई भी रीजन बताना चाहेगा तुम लोग नो क्यों बोल रहे हैं? ऑर्डर है, ये देखो 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 देखो, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, इसका मतलब है कि हम बी को पेमेंट करेंगे, अगर बी किसी और को पेमेंट करना चाहता है वो हमको ऑर्डर देगा, हम उसको पेमेंट करेंगे। समझा? इस लाइन का क्या मतलब है? हम बी को पेमेंट करेंगे, बी ऑर्डर देता है कि सी को पेमेंट करो, डी को पेमेंट करो, हम वो लोग को भी पेमेंट करने के लिए तैयार है, यानी कि इंडोर्स हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ये ऑर्डर वाला बात अब क्लियर करो दिमाग, ठीक है? अच्छा, राखी बोलती है साइन नहीं है, मानो साइन है, ठीक है, हमको खाली पेपर इसका ये मानो लाइन से मतलब है, इस लाइन में कुछ गलत है हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग? ये लाइन एकदम सही है, वेरी गुड, यस, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा भैया डेट नहीं है, डेट नहीं है, क्या करें? अक्सर क्या होता है ना, लोग साइन के साथ डेट लिखते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लिए कि साइन के साथ डेट होगा, ठीक है? अच्छा, बी देखते हैं, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? अरे आंसर देख सकते हो, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, यस या नो? वाई जैसे तो नो के लिए एन लिखो। देरी काहे को करता है रे तुम लोग? आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ये एकदम सबका जवाब सही है? यस, हाँ भैया प्रॉमिसरी नोट है। भैया ये तो कुछ और ही है, ये तो अलग भाषा है। नहीं, एक्नॉलेज मतलब प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई हम बी को ₹1000 उधार में है और हम जब वो मांगेगा तब पेमेंट दे। बाकी सब देखना प्रॉमिसरी नोट में, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। अभी ये समझेगा तुम लोग क्या है? ये है मैसेज वाला भाषा। हम लोग मैसेज हम कैसे लिखते हैं? बिकॉज को लिखते हैं BCZ, टॉक टू यू लेटर को लिखते हैं TTYL, सारा एब्रीविएशन वहां पे यूज करते हैं, LOL ROFL, तो वैसे ही है। मिस्टर बी आई, इसका मतलब है मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, ये कहना चाह रही है। बट क्या ऐसे चलेगा? नहीं भैया, अलाउड नहीं है, इसको क्लियरली अच्छा से इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम, नहीं सर्टेन सम होना चाहिए, ये भी नहीं है।
अच्छा, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग एनी मनी। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर मैरिज विथ सी। अगर शादी नहीं हुआ तो कंडीशन डाल दिया तुम। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ, फिर से तुम कंडीशन डाल दिया। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर टू हिम बाय व्हाइट हॉर्स। नहीं नहीं, सिर्फ मनी का पेमेंट आएगा नेगोशिएबल में, ये तो नहीं हो पाएगा। तो खाली ए और बी हम लोग के लिए एलिजिबल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आने का, बाकी सब इस एक्ट में नहीं गिनेगा। ओके, अब आते हैं अगला टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो तुम लोग हीरो है और हीरोइन है, सब पढ़ा है अकाउंट्स में। सेक्शन 5, सेक्शन 4 क्या था भैया? प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 5 क्या है भैया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या होता है? ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसको भी मेकर साइन करेगा और ये पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। ऑर्डर अलाउड है कि जो भी बियरर होगा इंस्ट्रूमेंट का उसको पे करेंगे। एक बार ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट हम तुम लोगों को सुंदर से दिखाते हैं। देखो, ए है, ये बोल रहा है कि हम बी को पेमेंट करेंगे, या फिर बी अगर हमको ऑर्डर कर रहा है कि सी को पेमेंट करना है तो हम कर देंगे। सी उसके बाद अगर ऑर्डर करेगा डी को पेमेंट के लिए तो हम सीधे डी को पेमेंट कर देंगे। वो जो लाइन है ना, वो जो वर्ड है ना, ऑर्डर ऑफ, ये एलिजिबल कर रहा है उसको ट्रांसफर के लिए। दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं सोचते। 3 पाती होता है ड्रॉवर, जो बिल बनाता है उसको मेकर भी बोलते हैं। ड्रॉई जिसके लिए बिल बनता है, जो एक्सेप्ट करेगा। पेई जिसको पेमेंट मिलेगा। बहुत बार होता है कि ड्रॉवर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसको इंडोर्स किए थे उसको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ रिक्विजिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। हम जब ड्रॉ कर रहे हैं एज अ सेलर, हम लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं बिल, हमको अनकंडीशनल होना जरूरी है। एक्सेप्टर या फिर इंडोर्सर अपना लाइबिलिटी को कंडीशनल रख सकता है, वो बोल सकता है। फॉर एग्जांपल, हमें सेलर, हम ड्रॉ किए, हमको अनकंडीशनल करना। बायर बोला हम तुमको तभी पेमेंट करेंगे जब घर में मेरा सामान आए, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है, एकदम अलाउड है। बायर कंडीशन रखा, ठीक है। सेलर जब ड्रॉ कर रहा है तब कंडीशन नहीं रख सकता है यहाँ पे, ठीक। ओके, ही मे मेक, देखो क्या बोलता है, दो द एक्सेप्टर और इंडोर्सर में make his liability conditional, direction of payment by the drawer must not be made to be depend upon a contingency. पेमेंट कंडीशनल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ड्रॉ कर रहे हैं तब कंडीशन नहीं होना है, उसके अलावा कंडीशन हो सकता है कि हम पेमेंट तभी करेंगे, ड्रॉई बोल रहा है, एक्सेप्टर बोल रहा है हम पेमेंट तभी करेंगे जब मेरे पास माल डिलीवर होगा, अलाउड है। ड्रॉअर बोल रहा है हम बिल तभी बनाएंगे जब तुम पेमेंट देगा, नॉट अलाउड। फिर से रिपीट कर रहे हैं स्ट्रेट वर्ड में, ड्राइंग के टाइम पे बिल जब ड्रॉ होता है एकदम अलाउड नहीं है कि वो कंडीशन के साथ ड्रॉ, उसके अलावा इंडोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कंडीशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंसिडरेशन मनी में ही होगा, ऊपर भी प्रॉमिसरी नोट में भी सीखे मनी में होगा, यहाँ पे भी सीख रहे मनी में होगा। अमाउंट पेड सर्टेन होना जरूरी है, कुछ भी ऐसे रफ अमाउंट नहीं बता सकते। टाइम ऑफ पेमेंट बिल के साथ लिख दो भाई, इतना दिन में या फिर इतना डेट पे पेमेंट करना है। ऑर्डर टू पे हो सकता है, ऑर्डर का मतलब तुम लोगों को सिखाएं, ये कमांड नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन है कि कल को अगर हम चाहें तो किसी और को वो बिल दे और उसको तुम पेमेंट दे देना, ये रिक्वेस्ट है, बट वर्ड ऑर्डर यूज किया जाता है, नो इश्यू। ये जरूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें सर्टिनिटी हो, टर्म्स में सर्टिनिटी हो, ड्रॉवर का सिग्नेचर हो। अगर सिग्नेचर नहीं है तो the signature of the drawer is necessary and there cannot be a bill even if the instrument is accepted without the signature of the drawer. ड्रॉअर का सिग्नेचर होना जरूरी है, दैट्स इट, ठीक है। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर होना भी जरूरी है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ मेकर साइन कर रहा था ना, यहाँ दोनों साइन करता है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम लोग ड्रॉई को बोल रहे हैं कि भाई लो तुम इतना का पैसा हमको देगा, हम उसको पेपर दिए, वो साइन करके हमको वापस कर दिया, अब वो हमको पैसा देगा जो डेट दिया है उस दिन का। डेट बताना है, प्लेस बताना है कि कौन सा बैंक से लेना है या फिर कहाँ ड्रॉ हुआ, ये सब बात। अगर प्लेस नहीं बताया तो जहाँ ड्रॉ हुआ है वहीं हम पेमेंट लेने पहुंच जाएंगे। मानो मेरा दुकान में हुआ था, ठीक है,
तो हम क्लियर बोलेंगे कि भाई मेरा दुकान में आके तू पेमेंट देगा। स्टैंप होना जरूरी है क्या? हाँ, इसका स्टैंप होना जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज इजी है, तुम लोग सबका किया हुआ है, ठीक है। किसी भी पॉइंट में किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो यो मैसेज करो। कट, 2 ही बच्चा का यो आया, 3 बच्चा। ठीक है। अब भैया बिल पता चल गया, प्रॉमिसरी नोट पता चल गया, चेक, चेक का तो हम लोग बहुत नाम सुन रहे हैं बचपन से, ब्लैंक चेक दे रहे तुमको। ये चेक क्या होता है भैया? चेक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। बस यहाँ पे हम एक बैंकर को बोल रहे हैं कि पेमेंट तुमसे लिया जाएगा। हम अगर तुमको चेक दे रहे हैं, मानो तुम खड़ा मेरे सामने या फिर खड़ी हो, हम तुमको चेक दिए, नाउ व्हाट यू विल डू? क्या तुम मेरे से पेमेंट लेने आओगे? नहीं, तुम जाओगे बैंक के पास और वो चेक तुमको दिए हम। ओके ओके सॉरी, मेरे को पता है। होस्ट बना दे रिदम, मेरे को होस्ट बना दे। रिदम मेरे को होस्ट बना दे प्लीज, तभी हम शेयर कर पाएंगे। वापस रिज्यूम करते हैं। भैया चेक सेक्शन 6 में बताया है, बोला है अगर हम एक चेक साइन करके तुमको दे रहे हैं तो तुम मेरे से पेमेंट नहीं लेने आएगा, वो जिस बैंक का चेक है तुम वहां जाएगा, और हम उस चेक को जब तुमको दिए तो हम अपने बैंक को ऑर्डर कर दिए, जब ये आएगा इसको पेमेंट दे देंगे। आई एम रिपीटिंग द एंटायर प्रोसेस वंस अगेन। यहाँ साइड में हम दिख रहे हैं, तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम तुमको एक चेक दिए, क्या तुम मेरे से पैसा लेने आओगे? नो। तुम पैसा लेने कहाँ जाओगे? भैया बैंक के पास। बैंक कुछ बोलेगा क्या? नो। हम जब चेक साइन करके दिए, हम बैंक को ऑर्डर दिए कि बैंक ये पेमेंट इसको मिल जाना, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही माना जाता है, बट ये एक स्पेसिफाइड बैंक को हम दे रहे हैं, बैंकर को दे रहे हैं कि जब मेरा बंदा डिमांड करेगा तुमसे पैसा, तुम उसको दे देगा। इसको बोला जाता है कि ये ट्रंकेटेड चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। जब उसको चेक को वो डालता है ना, चेक असली है कि नहीं कैसे पता चलता है? वो लोग के पास मशीन है, वो लोग के पास मेथड्स है चेक करने के लिए कि मेरा साइन असली है कि नहीं, चेक जो है वो असली है कि नहीं, मेरे अकाउंट के चेक नंबर में वो कौन सा सीरीज है, सब वो लोग के पास। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो मिरर इमेज है, एक ओरिजिनल चेक है, वो असली है, वो सही से जनरेट हुआ है, सही से साइन हुआ है, सही से लिखा गया है, तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं। बहुत बार होता है डिजिटल सिग्नेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं, डीएससी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को बोलते हैं डीएससी। ये चेक में भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो लोग अपने सिस्टम से मैच करके वो लोग आराम से पेमेंट दे सकता है। नॉर्मल सिग्नेचर अलाउड है, डिजिटली साइन कर रहे हैं अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रंकेटेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ भैया? क्लियरिंग साइकिल के द्वारा, जब क्लियरिंग साइकिल होता है, ठीक है, तो जो भी पेमेंट कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, वो चेक का एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, साइंस का मतलब काम है। जब तुम उसको चेक देता है तो वैसा नहीं कि बस चेक देके तुमको पेमेंट दे दिया, वो चेक असली है कि नहीं ये चेक होता है इस पूरे प्रोसेस से। पहले तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, देखेगा मिरर इमेज है कि नहीं, फिर वो देखेगा ट्रंकेटेड चेक है कि नहीं, इसका फिजिकल मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, इसको कौन दिया है, इंडोर्समेंट कैसे हुआ है, ये सारा चीज चेक होता है, ठीक है। तो हम लोग सीख गए भैया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है एग्जैक्ट मिरर इमेज है, सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैच करता है। ट्रंकेटेड चेक का मतलब है कि क्लियरिंग साइकिल के जब पूरा वो प्रोसेस होता है, तो या तो बैंक या फिर क्लियरिंग हाउस जो है पेमेंट या रिसीव करने से पहले चेक करता है उसका फिजिकल मूवमेंट, कि वो कितना बार इंडोर्स हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है भैया? मतलब जो आरबीआई मैनेज कर रहा है, ठीक है, जिसको आरबीआई मैनेज कर रहा है। हम तुमको पेमेंट देते, क्लियर हो रहा है, कैसे क्लियर हो रहा है? आरबीआई के ऑर्डर से, ऊपर से ये सब आदेश आता है, ठीक है। क्यों भैया? आरबीआई कौन सा बैंक है तुम लोग याद है, पढ़ाए थे भैया? आरबीआई सारे बैंक का पापा है, सेंट्रल बैंक।
तो हम लोग क्लियर कर लिए भैया कि चेक जो है वो एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक बैंकर को हम देते हैं। दो क्वालिफिकेशन है इसमें, ये एक बैंकर को होता है, दूसरा ये डिमांड पे पेएबल होता है। इसमें टाइम वगैरह का झंझट नहीं है। डिमांड में क्या पेएबल होगा? चेक। टाइम का झंझट कहाँ है? बिल्स और प्रोमिसरी नोट। पार्टीज कौन? ड्रॉवर जो चेक बनाता है, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, पेई जिसको पेमेंट मिलता है। भैया चेक का रिक्विजिट सिंपल। चेक कभी ओरली होता है? नहीं भैया, रिटर्न में होता है। चेक में कंडीशन होता है? नहीं भैया, नहीं होता है। चेक में साइन किसका होता है? जो चेक बनाता है, जिसको पेमेंट करना है, ड्रॉवर का या फिर मेकर का। अच्छा, अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन फिगर एंड वर्ड्स। उसको फिगर में भी लिखना है, वर्ड में भी लिखना है। भैया फिगर और वर्ड अलग अलग लिखा हुआ है, क्या करेंगे? वर्ड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर पे होता है। ए बी को दिया, बी बोला नहीं भाई ये चेक का पैसा हमको मत देना, सी को देना। ठीक है, सी के हाथ में चेक है, पेमेंट उसको मिलेगा। अभी दो टाइप का चेक है, एक है सेल्फ मेड, सेल्फ चेक बोलते हैं, एक बोलते हैं बियरर या फिर ऑर्डर चेक। ये अपना सिलेबस में नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर हम तुम लोगों को समझाएंगे। द चेक मस्ट कंटेन द डेट, डेट होना जरूरी है जिस दिन साइन हो रहा है, एंड पेई एक सर्टेन पर्सन होना जरूरी है। मोटा मोटी सब कुछ सेम है। ठीक है, ओके। सवाल उठता है कि भैया हु कैन क्रॉस अ चेक, चेक को क्रॉस कौन कर सकता है? चेक का क्रॉसिंग क्या होता है, इसके लिए ये जानना जरूरी है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग अगला क्लास हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ अ बिल या नोट क्या होता है भैया? देखो, जब भी बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तुम लोग अकाउंट बनाया है, तुम लोग को याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन क्या सीखते हैं भैया? अगर 3 महीना है, मानो आज है 15 तारीख, 15 अप्रैल, आज से 3 महीना बाद कोई चेक का ड्यू डेट, यानी कि मई, जून, जुलाई, हम लोग 15 जुलाई को चेक नहीं वो बिल लेकर नहीं जाएंगे बैंक में। हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। 18 जुलाई को हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों देते हैं भैया? इसको बोलते हैं 3 days ऑफ ग्रेस या फिर ग्रेस डेज, पीरियड ऑफ ग्रेस। ठीक है भैया, ये सब में मिलता है? नहीं, ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में मिलता है, ये चेक में नहीं मिलेगा। ये कोई भी प्रोमिसरी नोट या बिल जो कि डिमांड पे पेएबल है, कि जब तुम चाहो तब ले लो, नहीं मिलेगा। ये टाइम वाला इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड वाला नहीं है। और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या होना जरूरी है भैया? पहले तो बिल होना जरूरी है जिसपे टाइम, चेक पे कभी नहीं मिलेगा। प्रोमिसरी नोट पे सिंपली डिपेंड करता है टाइम है कि नहीं, चेक पे तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसमें टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं है। बिल में मिलेगा अगर टाइम है तो, प्रोमिसरी नोट में मिलेगा अगर टाइम है तो। ग्रेस डेज, ओके। किसको मिलता है देख लो, डे दिया हुआ है, आफ्टर साइट वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, सर्टेन पीरियड बता दिया, 3 महीना, 4 महीना, ये सारे केस में ग्रेस डेज मिलता है। ग्रेस डेज कितना होता है जनरली? 3 दिन होता है। ठीक है, अच्छा भैया अगर इसमें अगर नेशनल हॉलीडे रहता उसमें भी तो मिलता है ना? एकदम एकदम हम बता रहे हैं, अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है तो इमीडिएट प्रीसीडिंग डे में होगा। मानो 26 जनवरी पड़ गया तो तुम 25 को जाके ले लो। अच्छा भैया, अगर इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो, इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो हम लोग क्या करेंगे भैया? अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो रहा है, चिंता मत करो, अगले दिन जाके ले लेना। अगर पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, एक दिन पहले जा सकते हैं। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, एक दिन बाद जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल छुट्टी, गांधी जयंती या फिर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी, ये सब केस में एक दिन पहले। इमरजेंसी छुट्टी है, लॉकडाउन वगैरह कुछ लग गया तो 1 डे आफ्टर जा सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया यहाँ तक तो कहानी। देखो 6 फरवरी है, बोल रहे 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। मतलब भैया पेमेंट का डेट होगा 6 फरवरी 2016। फटाफट बताओ पेमेंट का डेट क्या होगा? हमको भूल जाइए, ये एग्जिस्ट करता। अब बताओ पेमेंट का डेट क्या होगा? चैट में बताओ सबको ही। सबसे पहले चेक करेंगे भैया 2016 लीप ईयर है कि नहीं है, बताओ यस या नो। लीप ईयर कैसे चेक होता है पता है ना रे? 2016 क्या एक लीप ईयर है? एनीबडी? नोबडी? 2016 बाई 4 करेंगे। अगर
पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे 4 5 जा 20 0 4 पूरा हो गया, कोई पॉइंट कुछ नहीं आया। हाँ भैया ठीक है, ये लीप ईयर हुआ। अच्छा लीप ईयर में कितना दिन होता है भैया? 29 डेज होता है। 29 डेज में से 6 दिन गया, कितना बचा भैया? 23। कितना दिन का इसमें वैलिडिटी है भैया? 90 दिन का। 23 तो पूरा फरवरी का हो गया, 23 फरवरी का हो गया, हटा दो। कितना दिन बच रहा अभी भी भैया? 67 डेज बाकी है। चलो मार्च का 31 दिन पूरा हटा दो भैया, अभी भी 36 डेज बाकी है। अप्रैल में 30 दिन होता है ना, हटा दो भैया, अभी भी 6 दिन बाकी है। यानी कि मार्च पूरा खत्म, फरवरी पूरा खत्म, अप्रैल पूरा खत्म, आया मई। 6 मई को ड्यू हो रहा है। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया गया है। हाँ भैया, तो 6 मई को ड्यू हो रहा है, 6 मई प्लस 3 डेज कर देंगे, क्या आएगा? 9। ठीक है, वेरी गुड। सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया? फटाफट यो करो। किसी को नहीं समझ में आया है हम फिर करके दिखाएंगे धीरे धीरे। किसी को भी ये नहीं समझ में आया हमसे पूछ लो बाबू, एग्जाम में आ सकता है, 90% चांस है ये। ठीक है, गुड, सबको समझ में आया। चलो फिर से देखते हैं। 1 जनवरी 2016 को एक बिल ड्रॉ हो रहा है, बोल रहा है 1 मंथ बाद पेमेंट होगा। हमको बताओ ड्यू डेट कब है? वन मंथ आफ्टर डेट है, 1 मंथ आफ्टर डेट। इस वर्ड को समझो। आफ्टर डेट मतलब 1 जनवरी से 1 महीना कितना हुआ? ठीक है, बुक में लिखा है 3 मार्च, गलत है, 3 फरवरी है। 4 फरवरी होगा ना, 1 सेकंड रुको। 1 जनवरी, जनवरी हटाओ, फरवरी, फरवरी में 29 होता है, दैट डजंट मैटर। 1 से 4 फरवरी है, 3 फरवरी नहीं है, 4। 1 मार्च को 1 फरवरी को पैसा मिलना था, लेकिन प्लस 3 डेज यानी कि 4 फरवरी होगा। अच्छा, एक बिल है जो कि 9 मई को ड्यू हो रहा है, जो कि संडे है। पेमेंट कब लेंगे? 1 दिन पहले या 1 दिन बाद? बताओ तो, 8 को लेंगे या 10 को लेंगे? भैया 1 दिन पहले लेंगे, क्योंकि पहले से पता था ना हमको ये छुट्टी होगा। जिस छुट्टी के बारे में पहले से पता ना हो वो 1 दिन बाद लेते, इमरजेंसी वाला 1 दिन बाद लेते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भैया, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग को ये बता दीजिए पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है। देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपीरेंट टेनर of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof। जब आप पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो पेमेंट डायरेक्ट ना हो, मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। ए बोला बी को हम तुमको पेमेंट देंगे, बी वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो सी को दिया, वो डी को दिया, ऐसे करते करते जेड तक पहुंच गया। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस था। हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब पेमेंट हो रहा है, गुड फेथ है पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन कोई नेग्लिजेंस नहीं है, दैट्स इट। ये 2 बात का ध्यान रखना जरूरी है। जिसके हाथ में वो है वो गुड फेथ में आया है, उसके मतलब धोखाधड़ी करके नहीं लिया है, और दूसरा नेग्लिजेंस नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा गुड फेथ नहीं होगा पेमेंट मत देना, तुमको पता चल गया तो। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक बार पेमेंट हो गया एक चेक से तो क्या वो फिर से दिखा सकते हैं बैंक में? नहीं, खत्म, खत्म हो गया। कुछ कंडीशन है जिसका ध्यान रखना है। पहला, accordance with apparent tenor of the instrument, a payment before the maturity date is not a payment according to the apparent tenor। मानो हम डिस्काउंट वगैरह करके पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो कुछ मजबूरी होगा, अलाउड है, बिफोर मेच्योरिटी डेट पैसा लेना अलाउड है, बट क्या वो पैसा अपेरेंट टेनर देगा? मतलब भैया ए बोला बी को
बी तुम 5 मार्च को जाना और पेमेंट ले लेना, बी 24 फरवरी को जाके पेमेंट ले लेना। तो पैसा किससे कटेगा, ए का अकाउंट से या फिर बैंक का अकाउंट से? भैया बैंक का अकाउंट से, तभी ना डिस्काउंटिंग चार्जेस देते हैं। वही बात बोल रहा है, अगर मैच्योरिटी डेट से पहले जा रहे हो टेनर का अकाउंट से, यानी कि जिसका पेमेंट होने वाला है, जो पेमेंट करेगा ड्रॉवर, उसका अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, पैसा कटेगा बैंक से, बाद में ये बैंक को दे देगा, दैट्स इट। अच्छा, ये किसके लिए होता है भैया, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर के लिए? मनी में ही होना जरूरी है, तीनों चीज हम लोग सीख चुके हैं, मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इन एनी अदर मोड। हम तुमको मनी दे रहे हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते कुछ और देने के लिए, ये यहाँ पे रूल बना दिया। पेमेंट किसको मिलता है, जिसके हाथ में है वो। मेरा चेक चोरी हो गया, हमको बैंक को मना करना है कि भाई इसको, किसी को पेमेंट मत देना, ये चेक चोरी हो गया, हम मना नहीं किए, मेरा लापरवाही है। बैंक तो उसको पेमेंट दे देगा जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। गुड फेथ में होना जरूरी है, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, हम लोग बात कर चुके हैं। मानिए भैया फोर्ज सिग्नेचर है, फ्रॉड किया है, साइन गलत किया है, मतलब चोरी चकारी किया है, ठीक है, कॉपी किया साइन, तो क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगा? क्या ये पेमेंट असली है, सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बैंकर का भी गलती है यहाँ पर कि वो अपना जो ट्रंकेटेड चेक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक है, वो सब चीज का सही से काम नहीं किया। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब अच्छे से हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, गुड फेथ में है, नेग्लिजेंस के बिना है, ठीक है, ओके। एंड लास्ट में, देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। अभी तुम सोचो, एक बैंक वाला आया, वो एक चेक लेकर, एक बैंक में एक आदमी आया चेक लेकर, क्या बैंक को पता है कि उसका क्या मन होगा, वो सही गुड फेथ है कि बैड फेथ है? नहीं, तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि बिलीव कर सके कि आगे वाला सही है, ठीक है, यही बात बता रहे हैं। तो ये 5 कंडीशन सिंपल। अब आते हैं डिफरेंस में, ये तुम लोग को याद करना है, लर्न। ये सारा बात हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं और तुम लोग को सिर्फ इतना होमवर्क है कि तुम लोग ये डिफरेंस को अच्छे से लर्न करेगा, ठीक है। सीएमए वाला कैन जस्ट रिमेंबर थिंग्स, इट्स ओके फॉर देम। सीएमए वाला को याद करना जरूरी है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच। चलो बाय।